कितना बार होता है कि हम एग्ज़ाम दे के आते हैं घर पे, तब हमें याद आता है कि यार वो सवाल तो मुझे आता था, वो सवाल तो मैंने 10 बार घर पे कर चुका हूँ, फिर भी मुझे एग्ज़ाम टाइम में याद नहीं आया। तो ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा और सभी के साथ होता है ऐसा। लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के साथ कम होता है। अब ये जो परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में, वो कुछ गिने-चुने फैक्टर से ही हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और दैट्स व्हाई वी लूज़ आवर कंसंट्रेशन, वी लूज़ आवर रिटेंशन पावर एंड एट दैट टाइम वी डू नॉट कम टू द एक्चुअल सॉल्यूशन दैट वी नॉर्मली डू। और ये बहुत नेचुरल है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें कोई हाई-फाई बात नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बट आपका जिनका एग्जामिनेशन है जेईई एडवांस, उनके लिए मैं इस वीडियो को डेडिकेट कर रहा हूँ। उनको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा, उनको ये समझने में हेल्प मिलेगा कि यार ये बहुत कॉमन है। आपके साथ ऐसा होगा ही होगा कि 2 क्वेश्चन आपको आता था, आप उसमें नहीं कर पाए। उसका भी वजह बहुत सारे हैं, लेकिन होगा आपके साथ। लेकिन ताकि हम उसे मिनिमाइज कर पाए, वो हमारा एफर्ट होना चाहिए। और पहला बात, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये सिली मिस्टेक है ना, उसका बहुत रॉन्ग नोशन है। कुछ होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, उसमें सारे सिली मिस्टेक नहीं होते। ये मतलब आपको कभी सोच, अगर आप बैठ के सोचोगे कि यार मैंने आप तो बोल देते हो बहुत नॉर्मली कि ये सिली मिस्टेक है, लेकिन कुछ टाइम पे वो सिली मिस्टेक एक्चुअली टाइम प्रेशर की वजह से होता है। उस वो आपका सिली मिस्टेक नहीं है, वो आपको अगर 1 घंटा नॉर्मली आप घर पे बैठोगे तो नहीं होगा, वहाँ पे हो रहा है, उसे आप सिली मिस्टेक नहीं कह सकते, वो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है टाइम प्रेशर में। वो टाइम प्रेशर इसलिए है क्योंकि वो एग्जामिनेशन इज मेड इन दैट वे दैट यू फील द प्रेशर एंड यू मेक द मिस्टेक। अब जिस जो एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं कर रहा है, वो लेंदी कैलकुलेशन, अब जेई में आप बैठोगे लंबा लंबा कैलकुलेशन मिलेगा, उसको आपको एफिशिएंटली पूरा तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना, फिर फाइनली आंसर को एग्जैक्ट सटीक बैठाना, ये आसान नहीं होता। और आसान नहीं होता इसलिए सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, सारे लोग अच्छा रैंक नहीं ला पाते। तो ये एक्चुअली सिली मिस्टेक में आप नहीं काउंट कर सकते, ये एक्चुअली आपका कैलकुलेशन मिस्टेक, वो मेड, यू आर मेड टू डू दैट। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, आप अगर आपने प्रैक्टिस बहुत सही ढंग से किया होगा, तो आपको शायद उसका मतलब परसेंटेज ऑफ ऐसे मिस्टेक्स कम हो जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक तो सिली मिस्टेक हो गया, और उसको रिड्यूस करने का ओनली वन वे इज जस्ट प्रैक्टिस। यू जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड कुछ लोगों से फिर भी एग्जाम में गलत होता है, मुझसे भी हुआ था, हर एक बंदे से होता है। अब अगर आप सोचोगे कि यार जो फर्स्ट हुआ आ, उसने तो पूरा सही किया होगा, उसने कोई सिली मिस्टेक नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। उसने भी सिली मिस्टेक करता है वो, लेकिन वो कम करता है और उसको आता बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है ना। मतलब उसको अगर 90 चीज़ें आता है, हमें 70 चीज़ें आता है, 70 में से हम उसका 10% गलत करके आते हैं, वो 90 चीज़ों में उसका शायद 2% गलत किया। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं हुआ, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमारे में वो एफेक्ट कर जाता है। तो एक सिली मिस्टेक हुआ। और दूसरा होता है जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हमें एग्जाम में याद नहीं आया। तो इसका वजह क्या है? तो कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब मैं जब बोल दूँ कि ये पॉइंट्स है, तो अगर आप एग्री करो तो भी बताना, अगर अगर डिसएग्री करो तो भी बताना कि नो भैया यू आर रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस, रीजन भी डाल देना। क्योंकि यार आप ऐसे बोल दोगे कि यार ये गलत है, तो उससे कुछ मतलब तो होगा नहीं, मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। तो पहला रीजन जो मैं समझता हूँ कि एग्जाम में याद नहीं आने का, उसका वजह ये कि हमारा प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ है। तो भैया आप क्या कह रहे हो, मैं तो पूरा 2 साल बहुत मेहनत किया, मैं कोटा में पढ़कर किया या आपके घर पे किया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत एफिशिएंटली सारे जो एग्जाम्स हुए मेरे कोचिंग सेंटर में, मैं सारे अटेम्प्ट किया, उसका मैंने रिवाइज भी किया, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, है ना। रिवीजन कोई नहीं करता, जो गलत हो गया वो पेपर हम फेंक देते हैं, फिर वो याद भी नहीं आता कभी कि हमने ऐसा एग्जाम भी दिया था। आप याद करो ना, आपने 11th में 12th में जो एग्जाम दिए हैं, उनमें आपका जो गलती हुआ है, आपने कभी नोटिस किया है क्या उसमें जो गलती हुआ है उसको रिविजिट करना? शायद नहीं किए होंगे, मैक्सिमम लोग नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट चीज़ है। इससे आपका मैक्सिमम एरर जो है ना, आप देखो कि वही हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। हमने आज जो गलती किया, जो सिली मिस्टेक हो या कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, या हमने मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सवाल को गलत तरीके से समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग, सवाल में कुछ पूछा है, हमने कुछ और आंसर दे दिया,
और वो चीज़ हमारा क्लियर नहीं हुआ है, हमने गलत किया वहाँ पे। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो आपको 100 में से 70 मार्क्स दे दिया, मतलब 30 मार्क्स कट गया, तो आपको पता चल गया कि यार ये सवाल गलत है, लेकिन सवाल मैंने गलत किया, इस थोड़ी ना पता चला हमारे में क्या गलती था, ये तो क्लियर नहीं हुआ ना। तो वो गलती तभी भी आपके अंदर ही है। एंड टू रिड्यूस दैट, टू eradicate that problem from inside yourself, you have to revisit those questions again। ये सब कोई बोलेगा, मुझे भी टीचर ने बोला था, मुझसे भी नहीं हुआ था, क्योंकि तब हम इतना सोचते नहीं है। when we are in class 11 or in class 12, we are not thinking that we will be applying, we'll be giving this J advance after 2 years and there will be 1 month left for the examination, and then we will be panicking for it। वो चीज़, वो पिक्चर हमारे सामने कभी नहीं आता। वो किसी के मतलब बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो इतना आगे तक सोच पाते हैं। बट हाँ, तो मैंने ये मान लिया कि आपने वो भी कर लिया, फिर भी आपका गलत मतलब आपको याद नहीं आया एग्जाम में, वो क्यों है? तो उसका जो मेन वजह है ना, कि आपने एफर्ट तो किया, लेकिन उसमें कितना अटेंशन देके किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर एग्जाम होगा तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आप एग्जाम देंगे, ठीक है, लेकिन आपने कितना अटेंशन दिए, कंसेंट्रेशन देके किया, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, आप घर पे जब सवाल कर रहे हो, ये भाई जो अगले साल में एग्जाम देंगे ना जेई, उनके लिए ज़्यादा एप्ट होगा, क्योंकि अभी आप इसको बदल नहीं सकते हो, उतना बदल नहीं सकते हो। आपका जो प्रैक्टिस है वो आ चुका है। हाँ, लास्ट 30 डेज या 25 डेज में आप एक थोड़ा सा इम्प्रूव तो कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट जो कि 11 या 12 में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक सवाल जो कि आप घर पे करोगे ना, जो कि आपका होम असाइनमेंट दिया जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसे आप कितना परफेक्शन से कर रहे हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो जो मैक्सिमम टाइम, मतलब आप एग्जाम कितनी बार दोगे, महीने में एक बार दोगे, राइट? बट घर पे जो सवाल कर रहे हो दैट इज रेगुलर। सो हमारा जो रेगुलर प्रैक्टिस हो जाता है, वो ही हो जाता है कि यार ये जल्दी जल्दी करके आंसर ला के छोड़ देना है। ये हमारा नॉर्मली इंस्टिंक्ट हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में वही रेप्लिकेट होगा जो आपने बार बार किया है। बार बार क्या किया है, एक जल्दी जल्दी आंसर ला के फेंक दो। और एग्जाम में भी हम वही करते हैं। अगर आप सोचोगे, आपने जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया तो वो भी रिलेट कर पाओगे, जो कि मेंस दिया वो भी रिलेट कर पाओगे। हमारा प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, हमें जल्दी जल्दी आंसर कहीं कहीं से थोड़ा बहुत फैक्टर निकाल के अगर आंसर मैच कर जाए तो वी वुड बी द मोस्ट हैप्पी। वो मेंस में कई हद तक चल भी जाता है, बट एडवांस में आप, जैसे पिछली बार हुआ कि यू नीड टू फिल द आंसर्स, लाइक इंटीजर आंसर्स बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे आप कहाँ से फैक्टर कट कुटा के कुछ आंसर लाओगे, और वो भी 0 से 9 पे भी नहीं है, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो वहाँ पे आपका जो मेथोडोलॉजी आप फॉलो करते हो एग्जाम सॉल्व करते टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता था ऐसा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये कर पाओगे तो योर ग्रेड्स विल बी इम्प्रूविंग अलॉट। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो 30 डेज या जो एग्जाम दोगे, थोड़ा ठीक से डिसेंटली घर पे भी ऐसा फोकस लेके करना कि आप मेन एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज दैट फोकस स्टेज। कुछ भी चला जाए, लेकिन वो फोकस जो आप एग्जाम घर पे बैठ के दोगे ना, तो वो सेम कंसंट्रेशन, वो आपका हैबिट बन जाएगा, पूरा कंसंट्रेशन। जैसे कि दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कभी कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ था, एग्ज़ाम देते टाइम अजीब चीज़ें याद आ जाता है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है एग्ज़ाम के साथ। मतलब जिनके साथ नहीं होता है दे आर वेरी लकी, बट ऐसा होता है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, तो आप क्या देख रहे हो, सवाल देख रहे हो, आप सॉल्व किए जा रहे हो, ठीक है, आपसे हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। बट जब आपसे नहीं होगा ना, तो आपका दिमाग जो ट्राई किया पहला नहीं हुआ, फिर ट्राई किया नहीं हुआ, तो एक बफर पीरियड हो जाता है। वहाँ पे माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है कि यार मैं सवाल किए जा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, मैं छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ। तो तब मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कुछ अजीब, मतलब कुछ मूवी का सीन्स याद आ गया, या कुछ किसी का कुछ कमेंट पास किया था, वो अचानक से फ्लैशबैक हो गया। मतलब वो नॉर्मली भी होता है, मतलब आप घर पे पढ़ने बैठते हो, आपका कंसंट्रेशन पूरा रहता है क्या, कुछ भी आ जाता है, किसी ने आपके साथ कुछ कहा, समथिंग हैपन टू यू, दैट माइट बी गुड, दैट माइट बी रॉन्ग, any incident you happen, and that majorly those incidents which happen in the last few days, right? आपका एक महीने का पहला जो चीज़ हुआ है, that has very little probability that will come to your mind during the examination, but last 2-3 दिन में
जो हुआ है, कुछ बहुत अच्छा हुआ, कुछ बहुत खराब हुआ, वो आपको माइंड में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। वो हमारे बैक ऑफ द माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड में वो है। बट जब ऐसा टाइम है जो कि आपके साथ नहीं हो रहा है सवाल, आपका एक रेस्टलेस पीरियड हो रहा है, अचानक से ये आ सकता है माइंड में, तब प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। उसमें टाइम तो आप वेस्ट करोगे ही करोगे, जब तक आप उसको हटाना चाहते हो कि यार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आई नीड टू फोकस 100%। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम इसमें भी वेस्ट करोगे ये सोचते हुए कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इसको कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग रिलेट कर पाए। मतलब मैं सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ, मुझे कुछ याद आया, जैसे मान लो याद आ गया कि इंडिया टेस्ट सीरीज जीत गया, कोई बहुत सिंपल है, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। और मैं तो तब नॉर्मल क्या सोच होता है, यार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, इंडिया जीत गया तो मेरा क्या होगा उससे, जीत गया भाई, मुझे एग्जाम देना है। और आप हटाना चाहते हो, लेकिन आपने बहुत माइन्यूटली एक बॉल देखा है, एक शॉट देखा है कि कैसे इंडिया ने जीता, तो वो आप हटा नहीं पाओगे। तब अब कोशिश करोगे तो और मतलब और डीप में चले जाओगे कि यार ये ऐसे ऐसे हुआ, मुझे बहुत अच्छा। अब वो टाइम तो चला गया, मान लो 2 मिनट भी अगर वो खा लिया ना, तो आपको एक अजीब तरीके से फीलिंग हुआ और भी डिप्रेसिंग लगेगा कि यार मैं इतना टाइम इसमें कैसे वेस्ट कर रहा हूँ। और इससे बहुत मतलब आपका जो 100% लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन था वो तो ब्रेक हो चुका है। और यहीं पे होता है वो पार्ट की मैंने वो सोचा था लेकिन मुझे याद नहीं आया, ये प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आपका वो जो फ्रीक्वेंसी मैच किया था ना एग्जाम पेपर के साथ, आपने एक सिंक करके बैठा था बहुत कंसेंट्रेशन की, यार मुझे अच्छा करना है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी था वो ब्रेक हो चुका है। तो इसलिए मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप जब एग्जाम दोगे ना लास्ट कुछ दिनों में, आप इन चीज़ों से बहुत दूर रहना। किन चीज़ों से? जिन चीज़ों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो भैया उसका मतलब क्या, किन चीज़ों में मेरा कंट्रोल नहीं है? आपका मोबाइल में जब आप इंस्टाग्राम देखोगे, आपका फेसबुक देखोगे, या कोई भी छोटे मोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अभी तो मतलब मैं भी चौंक जाता हूँ, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम। मतलब कुछ जूनियर्स है मेरे जो कि ऐसे डालते हैं यार, मतलब ऐप भी मुझे नहीं मालूम, मतलब छोटा मतलब रील्स टाइप का ही कुछ होगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, अगर आपके पास है तो उसमें जो फीड है ना, वो फीड आप क्या देखोगे, आप ऐप तो खोल सकते हो अब, लेकिन ऐप में किसका फोटो देखोगे, कौन सा रील देखोगे, उस चीज उसको हमारा ब्रेन कैसा लेगा, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। राइट? अगर आप आपके सामने एक मोटिवेटिंग कोट आ गया तो आप मोटिवेटेड फील करोगे। अगर आपके साथ एक रील्स वाला नाच गाना हो रहा है वो करके कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा मेंटली वैसा ही हो जाएगा। तो जो फीड आ रहा है, जिसका फोटो किसका वीडियो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बस इंस्टाग्राम को पता है कि आपको कौन सा मिठाई खिलाना है। राइट? वो आपको मिठाई खिलाएगा या जहर खिलाएगा, वो बस इंस्टाग्राम को पता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यार नॉर्मली लाइफ में ही मैं मतलब जितना मिनिमाइज कर पाओगे इन चीज़ों का वो तो बेहतर है ही है। बट स्टिल एग्जाम के पहले जितना हो सके इससे दूर रहना। क्यों दूर रहोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बहुत खुश हो गए, बहुत दुखी हो गए, और वो लास्ट 2-3 दिन में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी आप करो, मेरी बात सुनो ना सुनो आपकी मर्जी, लेकिन लास्ट 2-3 दिन में अगर ये सब तुम करोगे तो यू विल बी रिपेंटिंग इट। आई एम जस्ट सेइंग। सो क्या क्या नहीं करना है? पहला, इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। नहीं खोलना, क्या होगा खुल के, क्या होगा? एंटरटेनमेंट मैं आपको हल बताऊंगा लास्ट में, ठीक है? फेसबुक नहीं खोलना है, न्यूज़ चैनल नहीं देखना है, स्पोर्ट्स टीवी में बोल रहा हूँ, टीवी मत खोलो, क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ नेगेटिव नहीं है, स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा है, वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट देगा आपको मेंटली। लेकिन हमें बोल रहा हूँ ना, बहुत खुश भी नहीं होना है, बहुत दुखी भी नहीं होना है, लास्ट 2 दिन में बहुत न्यूट्रल रहना है, बहुत न्यूट्रल तरीके से देखे देखो एग्जाम कैसे होता है। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलती किया, उससे मैं जो सबक सीखा ना वही आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब अप्रैल में घर आया, तो मैं अगर अप्रैल से लगातार पूरा 3-4 महीने लगातार पढ़ लेता ना 100%, तो मेरा रैंक बहुत अच्छा होता। और मुझे भी पता है, तब भी पता था अच्छा होगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो अच्छा होगा, ये सबको पता है यार, तुम्हें भी पता है। ठीक है ना? तुम अगर अगला 30 दिन में कुछ नहीं पढ़ो, ठीक है, सिर्फ टीवी देखो, सोशल मीडिया देखोगे, तो खराब होगा, नेचुरल है। लेकिन तब हो नहीं पाता है जब आपके पास डेडलाइन नहीं होता है। लेकिन आप आपके पास एक डेडलाइन है अभी। राइट? मैंने जब प्रिपेयर कर रहा था अप्रैल में, हमारा कोई सर्टेनिटी नहीं है भैया आज एग्जाम होगा कल एग्जाम होगा, आपके साथ भी वैसे ही हुआ होगा।
April, May. You don't know when you have to appear for the examination, so you can't plan for it. If you have exam for like after 1 month, you will prepare according to that. If you have an exam for 6 months, you will be setting up the frequency in that manner. But when you don't have a deadline, it all becomes very uncertain. But now you have the deadline, you know that you have to appear for the examination on this and this date, so I will be prepared according to that. ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है आपको बोल रहा हूँ मैं. तो पहला, हाँ, इंस्टाग्राम नहीं देखना है, फेसबुक नहीं देखना है, न्यू टीवी नहीं देखना है. यूट्यूब में आई विल बी सजेस्टिंग कि नहीं देखो. तो क्या करूंगा मैं, पूरा पूरा दिन पढ़ूंगा. हो सके तो पढ़ लो, इट विल बी बेटर फॉर यू. बट पूरा दिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे दिमाग रिटेन नहीं कर पाएगा. मैं पढ़ते जाऊँ क्या दिमाग में एक ओवर सैचुरेशन हो जाता है, तो वो भी नहीं करना है. तो क्या करना होगा, इफ़ यू वांट टू हियर सॉन्ग्स तो आप स्पॉटिफाई देखो. स्पॉटिफाई सुनो, बेटर कहूँगा मैं, देखोगे क्या, सुनोगे. क्यों? क्योंकि उसमें गाने से हमें तो पता है हम गाना सुन रहे हैं ना. व्हेन वी आर सर्चिंग आउट ए सॉन्ग, वी नो दैट वी विल बी लिसनिंग टू अ सॉन्ग. बट आप उसके बाद जो लूप है उसी तरीके का सॉन्ग है, तो ठीक है, वो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है. हमने रिलैक्स किया, हमें टाइम बाउंड किया, और मैंने 10 मिनट रिलैक्स करना है, तो मैंने रिलैक्स करके बंद कर दिया. मोटिवेशनल कुछ सुनना है तो वो भी स्पॉटिफाई में सर्च करके देखो, है ना. उसमें क्या है, सिर्फ ऑडियो लो, मतलब उसे क्या कहते हैं, पॉडकास्ट सुनो. तो उससे क्या होगा, उसमें भी बहुत कंट्रोल्ड चीज़ होगी, चीज़ आपके कंट्रोल में है. नहीं, मैं स्पॉटिफाई का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म में टाइम वेस्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है. बट यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या बता रहा हूँ मैं, आपने सर्च किया, मान लो संदीप महेश्वरी का कोट सर्च किया, या कुछ अच्छा वीडियो देखा था उसको बार बार देखने का मैंने, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर डैन पेना सर्च किया, या कुछ भी आपको जो अच्छा लगा आपने सर्च किया. लेकिन उसमें जो रिकमेंडेशन आएगा ना, वो आपके हाथ में नहीं. साइड में मान लो अक्षय कुमार का कॉमेडी सीन दे दिया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन देगा क्योंकि आपने पहले देख रखा है. इसलिए नहीं देगा क्योंकि मोटिवेशन से उसका कोई रिलेशन इसलिए है क्योंकि आपने पहले देख रखा है. तो वो ऐसे टाइप की चीज़ रिकमेंड करता रहेगा, और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत. आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड यू कांट कंट्रोल योर माइंड. ये बहुत सिंपल से फंडा है. नॉर्मली नहीं कंट्रोल कर पाता. स्ट्रेस होते हैं तो ऐसी कहीं से एक फील्ड मिल जाए जहाँ पे हम डिफ्यूज आउट कर देंगे, तो हम भी वही चाहते हैं. तो उस टाइम पे ऐसे फील्ड से दूर रहना. गाना सुन लिया थोड़ा सा, बस गाना सुन लिया, मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, एक्सरसाइज किया करो. उससे भी बॉडी भी फिट रहेगा और थोड़ा सा स्ट्रेस भी रिलीव होगा. दोनों ही चीज़ होगा, तो यू कैन डू दैट एज वेल. तो ऐसी चीज़ें किया करो, दैट विल बी ग्रेट. दोस्तों से बात किया करो ऑफ कोर्स, बट ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो आपको नेगेटिविटी फैलाए. आपके अंदर जो पॉजिटिविटी इन्फ्यूज नहीं कर पाएगा लास्ट 2 दिन में, उनसे दूर रहना. यार ये आप सेल्फिश भी कह सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू बी सेल्फिश. ये बहुत क्लियर है. उसके बाद भी आप जेई के बाद भी ये फील करोगे, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी सेल्फिश. जो दोस्त आपको नेगेटिविटी फैलाएगा, क्या है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोचो क्या होगा आपके. अगर आप मिडिल क्लास एक फैमिली से हो, अगर आपका अच्छा नहीं हुआ रैंक, तो आपका क्या होगा. प्राइवेट में एडमिशन लोगे, 20-25 लाख तक आपका खर्च होगा. अब ऑनलाइन में क्लास हो रहा है, वैसे ही कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है. अगर आप पूरा भरोसे रहोगे वो कॉलेज का और वो चीज़ करोगे, तो नॉर्मली जो सिलेबस पढ़ाया जाता है मैक्सिमम डेड है. आपको साइड हसल करना ही पड़ेगा. कोडिंग सीखो या मशीन लर्निंग सीखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखो, कुछ भी सीखो, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा. आप नहीं दोगे ना तो वो उसका अलग वीडियो बना दूंगा. लेकिन अब फैक्ट बता रहा हूँ मैं, जो फ्री सोर्सेस है ना उससे आपको इनपुट देगा, लेकिन मैक्सिमम उसका कोई अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है. आपको वहाँ पे भी खर्चा होगा ही बाद में, ठीक है ना. तो आप कॉलेज में खर्च करोगे, फिर बाद में कोर्स हो गया, ये सब इतना खर्च करने वाले हो, तो भाई अच्छे से पढ़ लोगे लास्ट आधा 1 महीना, तो क्या होगा, आपका पेरेंट्स का बहुत बर्डन हल्का हो जाएगा. 25 लाख की जगह वो 12 लाख में हो गया, तो कितना अच्छा हुआ समझो. भाई कॉलेज का ब्रांड तो है ही है, लेकिन उसके साथ पैसा कितना बच जाता है ये भी समझना, ठीक है. तो यार ये एफर्ट मारना लास्ट में कि हम हमारा 100% दे पाए, क्योंकि लास्ट 1 महीने में ना बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं. इवन लास्ट 1 महीने नहीं, अगर आपका मेंटली आप बहुत स्टेबल हो, आपका विजन बहुत क्लियर है,
आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, अपने आप में विश्वास है, तो आप लास्ट दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो। आपका पोटेंशियल अगर ये है, ठीक है, आपका पोटेंशियल है 5,000 रैंक, आप आपने थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर दिया ना, आपका लक थोड़ा सा आपके साथ है, आपने लास्ट महीने को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ना 2,000 रैंक ले आएगा, क्योंकि मार्क्स डिफरेंस बहुत कम है। तो एफर्ट मारते जाना, और हाँ, इन सब चीज़ों से दूर रहना, प्रैक्टिस बहुत मेटिकुलसली करना, जैसे कि कल एग्जाम है वैसे टाइप का फोकस, वैसे टाइप का प्रैक्टिस हमें रखना है, और टॉक्सिक पीपल से दूर रहना। ये आपको सलाह दे रहा हूँ। टॉक्सिक पीपल कैसा भी हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपका फ्रेंड में हो सकता है, आपके नेबरहुड में हो सकता है, उनसे दूर रहना। लास्ट यही मैं टिप्स दूंगा, वन एंड ऑल टिप की लास्ट 2-3 दिन या एक हफ्ते अभी से चालू कर लो यार। जो चीज़ में आपकी कंट्रोल नहीं है, विच यू कांट कंट्रोल, द थिंग्स यू कांट कंट्रोल, यू स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज यू कांट चेंज इट। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो एक्चुअली ये शायद 20 मिनट हो गया है। मैं एक्चुअली कोई प्रिपेयर करके नहीं बैठा था, मुझे बस मैं सोच रहा था कुछ बोलूँगा इन बारे में, तो मैं बस बोलता गया, तो मुझे पता भी नहीं चला जैसे टाइम निकल गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यार कुछ सीखने को मिला। और यार उससे इम्पॉर्टेंट है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो ना लिखो, इसे अप्लाई ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा लगे उसे आज ही अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई करके एग्ज़ाम जब दोगे, एग्ज़ाम दे के आने के बाद कमेंट करके बोलना कि यार ये फॉलो करके मुझे ये फ़ायदा हुआ, या ये फॉलो करके मुझे ये नुकसान हुआ, ये भी बताना, क्योंकि उससे मुझे फीडबैक आएगा कि यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि मैं सब आइडियल कंडीशन बोला हूँ कि ये करोगे तो बहुत अच्छा होगा, मैंने भी नहीं किया है, तो होना चाहिए अच्छा। होगा तो बताना, नहीं होगा तो भी बताना, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाने की और कोशिश करूँ और मेहनत करूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।